तो बच्चों कैसे चल रहे हैं तुम सबके प्री बोर्ड्स और पेपर देके कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? कुछ बच्चों से बात हुई, दीपक सूदन सर ने बताया कि जो वीडियो लेक्चर में उन्होंने पढ़ाया था वैसा ही पेपर में प्री बोर्ड में भी देखने को मिला। बच्चों मैं एक बात आप सबको कह देना चाहता हूं कि राइट अप्रोच क्या रहने वाली है इस एग्जाम को क्रैक करने की, अच्छे मार्क्स लेने की, वो ये है कि अगर मैं तुम्हें सैंपल पेपर प्रोवाइड करूं तो सैंपल पेपर बच्चों मैं डिजाइन कर रहा हूं, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे मैं वो दूंगा। बट अगर हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर को, आपके बोर्ड्स को इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए, पिछले मैं होप करता हूं कि आपने पीछे वाले जो हमारे जितने भी पीवाईक्यू है साइंस के जेके पोस्ट वालों ने कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो उन्हें देखिए और उसके बाद इस पर आइए। आज हमने पेपर उठाया है 2021 का साइंस का। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन आए हैं। तो सेक्शन ए से हम थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, image formed by concave mirror is virtual, erect and large। concave mirror तो सर 6 केस बनाता है, 6 में से 5 केस में इमेज इस तरफ बनती है और उल्टी बनती है, तो वो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। यहाँ पे बोले इरेक्ट, तो एक ही तो ऐसा केस है जिसमें इरेक्ट बनेगी, ये अगर फोकस है या अगर पोल है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखो तो इमेज बैक साइड में बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनेगी। इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल बन रही है और लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द इमेज इज फाउंड। कहां पे इमेज बनेगी? तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है तो वो होगी बिटवीन एफ एंड पी। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। सर प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है तो एक लाइन, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को टच करके जाती है उस लाइन को कहते हैं, क्रॉस करके जाती है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। When light goes from one transparent medium to another, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जा रही है तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंज। लाइट की डायरेक्शन अगर ऐसे थी तो वो थोड़ी नीचे या ऊपर डायरेक्शन चेंज जो है वो हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फिनोमिना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको बता दिया किसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, बट इसका कॉज क्या है? तो हमें पता है लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अगर वो स्लो होगी तो बेंड होती हुई दिखेगी, फास्ट होगी तब भी बेंड होती हुई दिखेगी, है ना? तो ये आपका उसका रीजन आ जाएगा। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड, और में क्वेश्चन आया है, कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस बाय। कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों इस तरह का, और ये जो है इस पे जब रेस पड़ती है तो इसको ये अंदर की तरफ फेंकता है और जोड़ने की कोशिश करता है, इसी वजह से इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो से। रेनबो से मतलब कि ह्यूमन आई से। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज एग्जांपल ऑफ। बच्चों हमें पता है, याद रखिएगा, रेनबो, रेनबो है तो मल्टीपल कलर यूज करते हैं, रेनबो। और ये क्या कर रहे हो? तो रेनबो में 3 फिनोमिना यूज होते हैं। एक फिनोमिना होता है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का 7 कलर में टूटना, है ना? दूसरा फिनोमिना जो यूज होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्शन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो तीसरा फिनोमिना है, तीसरा फिनोमिना क्या है मुन्ना? बताइए बताइए, पता है? तीसरा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। तो ये 3 फिनोमिना लगते हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन सिंपल यार, एटमॉस्फेयर ना भी होगा तो तब भी तो रेनबो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ए और बी। हाँ रिफ्रैक्शन होगी बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर वाला केस है ना रेनबो का, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होना नहीं, ये तो है नहीं है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हाँ डिस्पर्जन तो है ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। कई बच्चे इसको करके आएंगे, हाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। रेनबो में वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो है वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए बेंड कर रही है, एटमॉस्फेयर की गैसेस से नहीं हो रही, है ना, इसलिए। गिव द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वांटिटेटिव जिसमें आप इसे कैलकुलेट कर पाओ, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे तो होती है फ्लो ऑफ चार्ज, बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं, तो करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज। अगर कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ 1 एम्पेयर क्या होता है, तो 1 एम्पेयर क्या होगा, एम्पेयर फॉर्मूला होता है, एम्पेयर यूनिट होता है करंट का। तो एम्पेयर 1 कब होगी, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज हो और टाइम भी क्या हो 1 सेकेंड। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। ये भी पूछा जा सकता है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट अ balanced chemical equation for a reaction involving displacement of hydrogen from sulfuric acid to sulfuric acid by zinc फॉर्म जिंक सल्फेट। तो हमारे पास है जिंक एक मेटल है, इसकी रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ, क्या बनाएगा सर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो बना देगा ZnSO4 और साथ में गैस रिलीज होगी। हाँ सर, रिएक्शन वाली आपकी वीडियो देखी, बड़ा सुकून मिला, उधर से ही सब कुछ आ रहा है, ऐसे लग रहा है सारी रिएक्शन का झंझट मिटा दिया। अगर वो वीडियो नहीं दिखी तो उसे जरूर देखिए, वो है केमिस्ट्री की हेडशॉट। तो एक ही शॉट पे सारी केमिस्ट्री की रिएक्शन खत्म कर दिया हमने। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसी रिएक्शन है, ये है सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये मेटल की रिएक्शन है एसिड के साथ, और मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। वेरी गुड बच्चों। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको हीट कर रहे हैं, हीट करके तोड़ रहे हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो ब्रिस्क एफिरेंस वाला केस याद रखेंगे। और यहाँ पे हीट देने की वजह से चीज टूट रही है, तो कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन में क्या थर्मल डिकम्पोजिशन है, ऑप्शन में बच्चों कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डिकम्पोजिशन हम लगा देंगे क्योंकि थर्मल नहीं है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपसे पूछा है होमोलोगस सीरीज इन अ फैमिली, होमोलोगस सीरीज इन अ फैमिली ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शन ग्रुप। होमोलोगस सीरीज में तो फंक्शन ग्रुप सेम ही होते हैं और एडजेसेंट मेंबर डिफर करते हैं CH2 से, पता है। तो गिव द फार्मूला ऑफ फर्स्ट 3 होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो 3 आगे होमोलोगस सीरीज है उनका आप फार्मूला दो बच्चों। होमोलोगस सीरीज होगी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, उसके अलावा है ना, एल्कीन भी ले लेते हैं, एल्काइन भी ले लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n -2, ये इनके जनरल फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जितने कंपाउंड होंगे जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन जो सीक्वेंस में आएंगे वो सब के सब उनका सेम जनरल फॉर्मूला रहेगा, तो वो होंगे होमोलोगस सीरीज। इथीन, प्रोपीन है ना, ऐसे जो आगे आते रहेंगे, ब्यूटीन, ये सब आ जाएंगे इसमें और इसमें इसी तरीके से। और इनके बीच का गैप कितना होता है, अगर मैं इसके बनाऊं, पहले वाला होता है CH4 है ना, N की जगह 1 रखा तो CH4, दूसरा होता है C2H6। दोनों के बीच में गैप कितने का है, दोनों के बीच में गैप है, इसमें अगर मैं एक C और 2 H ऐड कर दूं, C एक और ऐड किया तो C2 बन गया, H4 में 2 H ऐड किया तो H6 बन गया। तो ऐसे करते करते आगे सीक्वेंस चलेगी। ये चीज यहाँ बताई थी। आपको बोला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट 3 मेंबर्स बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। पहला होता है मिथेनोइक एसिड, तो उसका फॉर्मूला होता है HCOOH। दूसरा क्या होगा, दूसरे में 2 कार्बन होंगे तो COH का तो कार्बन है ही, दूसरा हो जाएगा हमारा CH3COOH और तीसरा हो जाएगा C2H5COOH। ये है मिथेनोइक एसिड, ये है इथेनोइक एसिड और ये है मिथ इथ, और तीसरा क्या आ जाएगा, मिथ इथ प्रोपेनोइक एसिड। वेरी गुड। Soap molecule consists of 2 parts having different properties. Name the part of soap molecule that is hydrophilic. Soap molecule, soap का molecule डिस्क्यो है। तो सोप के मॉलिक्यूल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो टेल होती है, ये जो टेल होती है, ये टेल होती है हाइड्रोफोबिक, पानी से इसे फोबिया होता है, दूर भागती है पानी से। और ये जो हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफिलिक। तो क्वेश्चन क्या है बताओ, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होगा, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट बच्चों हेड होगा इसका, ठीक है। पानी में डिजोल्व ये होता है और ये ग्रीस और डस्ट के साथ चिपकता है जाके। वेरी गुड। नेक्स्ट अरे मुन्ना नेक्स्ट अरे ये क्या कर रहे हो,
बच्चों आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था, सिर दर्द हो रही थी, सच बोल रहा हूँ ये मैं। और तब भी वीडियो तो बनानी थी, तो अगर थोड़ा मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ वीडियो को, मतलब थक रहा हूँ, आपको लग रहा सर आज उतने एनर्जी में क्यों नहीं है, तो आज सुबह से थोड़ा ज्यादा ही काम था। बट आपके लिए जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, है ना, वो बात है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, कहां पे जिंक जाके चिपकता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पे मैं आगे भी बड़े प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूँ, वो इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड वाला है ना, वो वाला। तो हमें इतना तो पता है सर, एनोडवा जो है ना, ये मुन्ना होता है पॉजिटिव, और जो कैथोडवा है, जो कैथोड है, ये मुन्ना होता है नेगेटिव। जैसे मैंने आपसे अपना दुख शेयर किया ना कि आज थका था, ये वो एनर्जी आ गई यार कसम से, है। एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। सर जिंक, जिंक एक मेटल है, मेटल के ऊपर हमेशा आएगा पॉजिटिव चार्ज। पूरा हम नहीं भी करें तो हमें ऐसे हम सोच सकते हैं, जिंक एक मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव वाले की तरफ भागेगा ना। तो नेगेटिव वाला कौन है? कैथोड। तो जिंक कहाँ मिलेगा आपको? कैथोड पे। तो जिंक डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ठीक है। इस मुन्ना ने कर दिया था एनोड पे, तो यह गलत है। चलिए, मेटल ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, कौन से मेटल हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलते हैं? मेटल नॉन मेटल वाली वीडियो नहीं देखी तो बच्चों देख के आओ। है सर ये क्या हो गया आपको? तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से वही करते हैं जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, रिडक्शन जिसमें यूज करेंगे, ठीक है। टू बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट बताओ। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आपका है ना। तो बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट में आ गया आपका घर का जो किचन का वेस्ट होगा और एनिमल का जो वेस्ट होगा वो डाल दोगे आप। टू प्लांट हार्मोन दैट, नेम द प्लांट हार्मोन दैट दैट इनहिबिट्स, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना प्लांट ग्रोथ। सर ये तो पढ़ा रखा है आपने, है ना, ये तो पढ़ा रखा है। तो प्लांट ग्रोथ को कौन रोकते हैं? तो प्लांट ग्रोथ को रोकने वाले दो होते हैं, एक होता है इथाइलिन और एक होता है एबीए। एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड तो रोकता ही है, तो आप ये लिख दोगे। जो इथाइलिन है ये ओनली गैसियस, ठीक है, गैसियस प्लांट हार्मोन है। और जो इथाइलिन है ये इनहिबिटर की तरह काम भी करता है और प्रमोटर की तरह भी। तो एग्जैक्ट इनहिबिटर तो ये है, बाकी ये दोनों को कैटेगरी में लेते हैं हम, ठीक है। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सर, ब्लीचिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर। अरे यार सर आपको क्या हुआ है? अरे यार, अरे यार, अरे यार, हैं मैंने तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिख दिया है। ब्लीचिंग पाउडर सर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और हमें पता है क्विकलाइम, कौन? क्विकलाइम। क्विकलाइम जो है वो रिएक्ट करेगा। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सोचो भाई, ये मैं नहीं बता लगा, जाओ। क्विकलाइम और स्लेग लाइम का फॉर्मूला मैंने वो रिएक्शन वाली वीडियो कराई है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो उससे बनेगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लोरीन के साथ कौन रिएक्ट करेगा? तो कैल्शियम का ऑक्साइड करेगा। मतलब आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में, क्विकलाइम करेगा आपका ये है और स्लेग लाइम करेगा। अच्छा सर ये आप बता दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? बच्चों कुछ नहीं जाने वाला मेरा, बस बात इतनी सी है कि वो वीडियो तुम सबके लिए ब्रह्मास्त्र है। एक ही वीडियो है जिसमें सारी रिएक्शन है। देखो जहां भी मैं बात कर रहा हूं उस वीडियो में पहुंच जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि सारी रिएक्शंस करवा दी ना जो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वहां देख के आओ, ठीक है। इसका आंसर मिल जाएगा तुम्हें। असर्शन और रीजनिंग, रीजन क्या दिया आपको? इफ एनी फूड आइटम कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इज लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट डेवलप्स इट अ बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। तो बोल रहे हैं इफ फूड आइटम कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इज लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी चीज आपके घर में पूरी है या कोई भी चीज है जो इसके अंदर ऑयल और फैट्स है, उसको अगर आप ज्यादा समय के लिए रखोगे तो बैड टेस्ट उसमें आ जाता है। कौन सी चीज की वजह से आता है? फिनोमिना हम पढ़ रखा है, रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ये बात सच है। फूड आइटम गोज अंडर डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस गैसेस दैट रिजल्ट द बैड स्मेल। नहीं यार, डिकम्पोजिशन का ऑक्सीडेशन होगी ना। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। वेरी गुड।
अच्छा चलता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट असर्शन रीजन क्या है? विदाउट वेरिएशन, ठीक है ना, वापस नीचे कर लेते हैं। हाँ, विदाउट वेरिएशन एवोल्यूशन इज इम्पॉसिबल। एवोल्यूशन होता है चेंज आना, है ना, वेरिएशन की वजह से जो चेंज इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे हम लोग एप से इवॉल्व हुए हैं वो बात। तो बोल रहे अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो एवोल्यूशन नहीं होगा। सोचो ना, हमारे इंसिस्टर में अगर चेंज ही नहीं आता तो क्या वो इवॉल्व होते, हम बनते, हम एप से हम बनते? नहीं। तो ये बात तो सत्य है, सत्य वचन है। वन यूजफुल वेरिएशन आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट, ओनली यूजफुल वेरिएशन आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या सिर्फ यूजफुल वेरिएशन ही ट्रांसमिटेड होती है? क्या सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही हमें इंसिस्टर से मिली है? नहीं, बुरी बुरी चीजें भी मिल सकती हैं, है ना। तो अगर कोई बुरी चीज है, कोई भी ऐसी चीज है, तो वो भी आगे जनरेशन में जा सकती है। तो ये चीज अगेन गलत है, ये चीज सही है। असर्शन इज ठीक, रीजन इज फॉल्स। ऑटोट्रॉप्स आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। सर ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर बच्चों वो चीजें होती हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें। और ऑटोट्रॉप क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते हैं, इनमें रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करेंगे कि सन से आने वाली जो लाइट एनर्जी है ना, फोटो एनर्जी जिसे आप बोलोगे, जो लाइट एनर्जी है, इसको कन्वर्ट करेंगे खाने में, मतलब केमिकल एनर्जी में। तो हाँ बच्चों, अगर तुमने नहीं पढ़ रखा था तो देखो PYQ करने से पता चला कि ऑटोट्रॉप्स को ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। सत्य वचन, दे चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो ए भी सही है, रीजन भी सही है, मतलब बोथ असर्शन है, रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बच्चों वो जो आपको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है, जिसमें एक ऐसे लटका हुआ आपको बार मैग्नेट होता है और साइड में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रही होती है, मैग्नेटिज्म चैप्टर में, है ना, उस पे आपको ये कुछ दिया कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रख दोगे तो क्या होगा? फोर्स जो उस पर लगेगी, उस पर क्या होगा, इंटरेक्शन क्या होगी। सीधा जब भी केस स्टडी है पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ही इस पे टाइम वेस्ट करने आएंगे अगर हमें क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स ओनली। करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर करंट जा रही है इधर से इधर, ठीक है, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट जा रही है, और इसको मैंने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो बोल रहे इस पे फोर्स कब लगेगी? व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसा होता है क्या? नहीं, हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ के रखा है। ये अगर हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी होगी करंट की डायरेक्शन, और ये हमारी होगी फोर्स की डायरेक्शन, FBI, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर पैरेलल हो तो फोर्स तो जीरो होगी, फोर्स तो जीरो होगी, ये भी पूछा जा सकता है। व्हेन इट इज प्लेस्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर मतलब सही है, और तो नहीं कुछ। व्हेन इट इज प्लेस्ड आउटसाइड, ना 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 ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ रखा है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम एक कंडक्टर रखेंगे तो इसमें फोर्स किस किस पे डिपेंड करेगी? हाँ, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो और फोर्स लगेगी, क्योंकि मोर विल बी द करंट, मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाऊंगा तो तब भी बिल्कुल सही बात है, और बढ़ेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो तब भी बात है, और बनेगी। तो ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। सर सर देखो यार, सच में मैं बिना मजाक के बोल रहा हूँ कि जो हम ये सीरीज आपके लिए ला रहे हैं ना, बातों बातों में पता ही नहीं चल रहा कि जो पिछले आप पेपर देखोगे, जो 7-8 हमने वीडियो डाली हैं, इतने नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे कि अभी ही था ट्रांसड्यूसर, कुछ को पता होगा, कुछ के लिए ये नया ही होगा, है ना। तो इसलिए इन्हें लगाओ यार। इन किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर इज। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर। FBI, जैसे SBI बैंक आप रखोगे FBI। F फॉर फोर्स, B किसकी डिनोशन होती है? मैग्नेटिक फील्ड की। I किसकी होती है? करंट की। तो भाई हर एक दूसरे के म्यूचुअली राइट एंगल पे होगी, बिल्कुल। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो फोर्स की डायरेक्शन किसकी मदद से बताते हैं? लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। तो आंसर अब तो ये आपको सिलेबस में नहीं रहेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आंसर इसका इलेक्ट्रिक मोटर है, वो इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मोटर जनरेटर आप सिलेबस से डिलीट हो गए। अच्छा, केमिस्ट्री से
रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अच्छा सर ये क्यों नहीं पढ़ रहे? देखो इसको पढ़े बिना भी हमारे आंसर निकल रहे, तो पेपर में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? जिसका नहीं लगेगा तो पढ़ लेंगे। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट इज कॉल्ड। क्रिएटिव बनो, है ना, यही हमें टाइम बचाना है। तो ये चीजें पढ़ने बैठ जाओगे तो इसके आंसर नहीं देने होंगे। मैं तो कहता हूँ इंग्लिश में भी अगर पैसेज आता है या किसी में एसएसटी में अगर आपको पैसेज आ रहा है तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि पूछा क्या है, और जब आप फिर पैसेज पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आंसर निकलना शुरू हो जाएंगे। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट, एसिड और बेस की रिएक्शन और उससे सॉल्ट बनेगा, इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन में सोप बनता है, गलत। न्यूट्रलाइजेशन, बिल्कुल सही, न्यूट्रलाइजेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? क्लास 9 में पढ़ा था। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। द सॉल्ट ड्राइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी पीएच क्या होगी बच्चों? याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जुड़ेंगे तो पीएच जो होगी वो होगी 7, मतलब न्यूट्रल आ जाएगी चीज। दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जुड़ेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच आएगी एसिडिक, एसिड की पीएच 7 से कम होती है तो इसलिए आएगी लेस देन 7। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जुड़ेंगे तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक पीएच आएगी, और बेस की पीएच होती है मोर देन 7। और लास्ट दोनों अगर वीक एसिड और वीक बेस जुड़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, तो हम जो है अनेबल टू फाइंड या कुछ भी हो सकती है ना, तो इसकी फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड आप लिखोगे, नॉट फिक्स्ड। गुड, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जुड़ रहा है तो आंसर 7 इक्वल टू 7 सी वाला आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सॉल्ट? तो सॉल्ट की मुन्ना सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे सॉल्ट है, इक्वल टू 7 वाला, बिटवीन 7 से 14 होगा तो बेस, लेस देन 7 होगा तो एसिड, तो इक्वल टू 7। आंसर होगा सी इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 4, विच सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? अरे सर इतनी वीडियोस बना दी है, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है सोडा, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट 10 टाइम H2O। तो ये यूज होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सही है। द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज हैविंग पीएच वैल्यू लेस देन 7, द सॉल्ट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। बोल रहे हैं कि सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम पीएच, तो वो सोल्यूशन में सॉल्ट हमें कैसे मिला होगा? तो 7 से कम पीएच तब आती है बच्चों जब हम एसिड कैसा लें? स्ट्रॉन्ग एसिड लें, और बेस जो है वो वीक लें, तो लेस देन 7। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेस देन 7, ये ऑप्शन अभी बताया सर आपने। नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, तो ये 10th वाले के जितने क्वेश्चन है इन्हें हम छोड़ देंगे, ये अब नहीं है सिलेबस में। अरे सेक्शन बी करनी है, करा देता हूं यार तुम लोगों के लिए कुछ भी। सुजेस्ट एनी टू प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप चीजों का रीयूज करिए, इंसिनरेशन है ना, हाई टेम्परेचर में चीजों को बर्न कर दें ताकि वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करें। नॉन बायोडिग्रेडेबल यूजेस प्रोडक्ट्स का यूज ना करें जैसे कि प्लास्टिक बैग वगैरह। वेस्ट मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग टास्क, स्टेट एनी टू वे फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक चैलेंजिंग टास्क, सच बात है। तो 2 वे कौन सी है? लैंडफिल आप लिख दोगे, रीयूज रिसाइकल वो वाला लिख दोगे, ठीक है। व्हेन वी जस्ट एंटर अ डार्क रूम लाइक सिनेमा हॉल, इट टेक टाइम टू सी ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप सिनेमा हॉल या फिर आप छत पे हो और आप नीचे आए घर में जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, तो जैसे आप अंदर आओगे तो अंदर आते साथ थोड़ी देर के लिए आपको दिखना बंद हो जाता है या ब्लैक ब्लैक दिखता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप छत पे थे, सन से लाइट आपकी आंख में पड़ रही थी, आंख के अंदर जो प्यूपिल है, प्यूपिल बिल्कुल छोटा हो गया क्योंकि इतनी लाइट पड़ रही है, पीछे रेटिना डैमेज ना हो जाए, है ना, छोटा हो गया। जैसे आप नीचे आए, नीचे आते साथ आगे लाइट नहीं मिली, तो प्यूपिल अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, प्यूपिल अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो जब प्यूपिल अपने आप को, जब तक बड़ा होता प्यूपिल की लाइट जो भी मिल रही है अंदर आए, तब तक आपको रूम थोड़ा सा डार्क दिखेगा, आप देख नहीं पाओगे अच्छे से, तो वो इसका आंसर होगा एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल वाला। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है बच्चों? मदर और बेबी के बीच में जो ब्रिज होता है उसी को कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा का फंक्शन होता है बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और इसके साथ साथ बेबी जो वेस्ट बना रहा है उसको मदर के ब्लड में घुलाना और वहां से वो
बाहर आ जाएगा। 5 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बच्चों पता है बाइनरी फिजन नहीं, खाली आप उसको बोलोगे फिजन। फिर फिजन की 2 टाइप है, बाइनरी और मल्टीपल। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजेनरेशन, फिर बडिंग और फिर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ब्रेड मोल्ड वाली एग्जांपल, बडिंग में हाइड्रा की एग्जांपल, इसमें प्लेनिरा की एग्जांपल, बाइनरी फिजन में अमीबा की एग्जांपल, मल्टीपल फिजन में प्लेनिरा की एग्जांपल। फिक्स्ड ओरिएंटेशन में आज भी बता रहा हूं, बहुत बार पूछा गया है, फिक्स्ड ओरिएंटेशन में बाइनरी फिजन किसमें होती है, तो वो लेशमेनिया, किसमें, लेशमेनिया में। और जो अच्छा जिनको दिक्कत हो रही है कि क्या करें सर, ये डायरेक्ट आप बोल दे तो याद नहीं रहेगा, तो बच्चों तुम टेंशन मत करो, जेके बोस वालों का एग्जाम है, कब है जेके बोस वालों का एग्जाम है 6 मार्च को, और इससे पहले जब आप पेपर दे के आओगे तो आपको टोटल 3 छुट्टियां आप मान के चलो हैं, है ना। तो इन 3 छुट्टियों में तुम लोग बस वीडियो को शेयर करते जाओ और जुड़ते जाओ। इन 3 छुट्टियों में पूरी साइंस रिवाइज करवाऊंगा मैं, ठीक है। ये सब चीजें वापस से पढ़ेंगे अगर तुम्हें अभी भी नहीं आती तो, बट अभी के लिए PYQ करते जाओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। On passing through a glass prism, white light split into its 7 colors. अरे white light 7 कलर में टूटती है, what is the phenomena and how it is caused? तो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जाती है जब प्रिज्म से पास होती है, विबग्योर बनाती है, उसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और ये इसलिए होता है क्योंकि व्हाइट लाइट के 7 कलर हैं, हर कलर की अलग अलग स्पीड है, अलग अलग मीडियम में। तो जो सबसे तेज निकलेगी वो है रेड, वो कम बैंड होगी, सबसे स्लो है वायलेट, तो वो सबसे ज्यादा बैंड होती दिखेगी। ड्रा अ सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। तो बच्चों ओम्स लॉ की जो आपने सर्किट डायग्राम बनानी है apparatus की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ तो काफी बार पूछा गया है। ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो है V = IR। ओम्स लॉ का ऑपरेटर्स में आपने ध्यान रखना है कि की या स्विच वो होना चाहिए, वायर तो होगी, उसके अलावा एमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंट, रियोस्टेट, ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। और कमेंट सेक्शन में बताओ रियोस्टैट को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, रियोस्टैट को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या फिर पैरेलल में, सीरीज में या फिर पैरेलल में, आंसर देंगे, ठीक है। जो बच्चा देख रहा है ना इस वीडियो को, टाइम नोट कर लो, क्या टाइम लिख के वीडियो में इतने मिनट में सर ये आंसर है, ठीक है। वो नहीं लिख पाते तो खाली आंसर दे दो। स्टेट 2 वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है जो बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर करना, और दूसरा काम क्या है, बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करना, ठीक है। तो पानी जो है वो देखना कि कितना पानी है बॉडी के अंदर, कम तो नहीं हो रहा, उसको देखना। गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और जब वो स्टिग्मा में जाएंगे वहां पे पोलन ट्यूब बनेगी, और फिर मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर जाके, ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके फ्यूज करेगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन में कोई भी 2 गैमेट्स के जुड़ने छुड़ने की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे गैमेट्स के जुड़ने की इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे आप डिफरेंस दे सकते हैं। आशा करता हूं तुम सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर तुम्हें सच में काम का लग रहा है, देखो अब पेन ने भी बस कर दी है कि भाई और नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ते जाओ, बस यही कहूंगा, शेयर भी मत करो, ठीक है, पढ़ते जाओ, है ना। ओके, बाय बाय, ठीक।